नमस्कार सभी को। पाँच मिनट के बाद हम लाइव चालू करेंगे। तीन मिनट के बाद आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर काफ़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपके बीच में मैं आने वाला हूं। 3 मिनट के बाद हम अपना जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की ओर से ये लाइव वीडियो हम प्रारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र जम्मू कश्मीर के विषयों और मुद्दों को लेकर भारत सहित विश्व के अनेक देशों पर भी नए नए आयामों के साथ मिलकर काम करने वाला एक संगठन है। और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र लगभग 2012 से जम्मू कश्मीर के विषयों को लेकर देश में जनजागृति करता है। टूरिज़्म को वहाँ पर कैसे बढ़ावा देना है ये काम होते हैं। वहाँ की लोक कला, लोक परंपरा और वहाँ के लोक व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र काम करता है। साथ ही जम्मू कश्मीर के लुप्त कलाएं वहाँ की हैं, जो वहाँ के पर्यटन स्थल हैं, उनका सतत विकास हो, इससे अनेक विषयों को लेकर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र काम करता है। आज का ये जो लाइव वीडियो है, ये जो कार्यक्रम है बलिदान दिवस का, ये जम्मू कश्मीर मध्य क्षेत्र की ओर से आयोजित है। मध्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की वो इकाई है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर बनी है। इसके संयोजक डॉक्टर राघवेंद्र जी शर्मा हैं और उनके निवेदन पर, उनके आग्रह पर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम के निमित्त मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र को धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ, आभारी रहता हूँ कि उनके द्वारा मुझे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक 5 बजे मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ कर दूंगा। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं जो मुझे दिख रहे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे कई विद्यार्थी, मेरे कई मित्र आज इस कार्यक्रम को अभी भी देखेंगे, लाइव भी देखेंगे, बाद में भी देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। फेसबुक पर इस लाइव को देखने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज के इस लाइव में सबसे पहले निवेदन है कि जब हम महापुरुषों के, ऐसे महापुरुषों जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उनकी चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले अपना जाति, अपना धर्म, अपनी विचारधारा, कांग्रेस, बीजेपी वगैरह, इन सबसे ऊपर उठकर एक निष्पक्ष सोच के और चिंतन के साथ विचार करने की आवश्यकता होती है। इसी भाव के साथ आज हम डॉक्टर मुखर्जी का स्मरण करेंगे। आज के इस लाइव भाषण के पहले भाग में जम्मू कश्मीर की उस समय की स्थिति या इतिहास और दूसरे हिस्से में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन परिचय है। तीसरे हिस्से में आज़ादी के बाद और पहले भारत की अखंडता के लिए उनके प्रयास हैं। और चौथे हिस्से में जम्मू कश्मीर को लेकर प्रजा परिषद के आंदोलन में उनकी भूमिका और श्रीनगर जेल में उनकी हत्या कैसे हुई, इस बात का भी खुलासा है। जी हाँ, उनकी हत्या कैसे हुई, इस बात का खुलासा मैं आज करने वाला हूँ। इसलिए आप पूरा लाइव सुनेंगे, इसी आपसे साधारण अपेक्षा है। कभी कभी वर्तमान के यथार्थ पर खड़े होकर इतिहास के स्मरण चिन्हों को देखना चाहिए। इससे भविष्य की दिशा और दशा का ज्ञान भान होकर
कुछ सबक मिलते हैं जिनसे व्यक्ति या समाज भविष्य के लिए देश हित में कुछ करने या ना करने के लिए संकल्पित हो जाता है। इसी प्रकार आज भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि देश की अखंडता के लिए आज के दिन कश्मीर की जेल में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था और अगस्त 2019 में 370 और 35 से हटने के बाद आज उनका ये पहला बलिदान दिवस का कार्यक्रम है जिसमें मुझे बोलने का सौभाग्य हुआ है। उनको, उनके उद्यम को स्मरण करने के लिए उस समय की परिस्थितियों को भी स्मरण करना स्वाभाविक है। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। देश का कुछ हिस्सा अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था जिसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। इसका शासन इंग्लैंड की संसद के अधीन था, लेकिन इसके अलावा देश में लगभग 570 रियासतें भी थी। इनके शासक कोई राजा, महाराजा या नवाब आदि होते थे। हालांकि अधिकांश रियासतों में इन नवाबों राजाओं की आड़ में वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही थी। भारत विभाजन का निर्णय हो जाने पर अंग्रेजों ने अपने अंडर के जो ब्रिटिश भारत थे उसको भारत और पाकिस्तान में बांट दिया, लेकिन रियासतों को यह अधिकार दे दिया था कि वे चाहें तो इन दोनों में से किसी भी डोमिनियन में शामिल हो जाएं। ये 1935 और 1947 के अधिनियम के अनुसार ये व्यवस्था थी। सरदार पटेल की कुशलता के कारण 15 अगस्त 1947 से पहले ही 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर, भोपाल ऐसी कई रियासतें तो छूट गई थी। ये रियासतें बाद में शामिल हुई। जम्मू कश्मीर की रियासत भी उनमें से एक थी। जम्मू कश्मीर रियासत का मामला कई कारणों से बहुत जटिल हो गया था। पाकिस्तान तो चाहता था कि उसे बंटवारे में भारत का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल जाए। जिन्ना ने कश्मीर के महाराजों को मनाने, समझाने और झुकाने के लिए 3 बार अपने प्रतिनिधियों को श्रीनगर भेजा, लेकिन पाकिस्तान की दाल नहीं गली। दूसरी तरफ कश्मीर में अपने स्वार्थों के कारण ब्रिटेन और अमेरिका की नीयत भी यही थी कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। इसका कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध, कोल्ड वार जारी था। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही कम्युनिस्ट रूस व चीन के प्रभाव को रोकने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में किसी न किसी तरह अपना दखल या वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। रूस को घेरने की योजना से ब्रिटेन और अमेरिका तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक इस्लामी देशों की एक दीवार बनाना चाहते थे और इसलिए ब्रिटेन को लगता था कि जो मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लामी एकता ब्रिटेन के हितों के लिए लाभदायक हो सकती है। की दृष्टि में इस्लाम के नाम पर बनाया नया देश पाकिस्तान इस ब्रिटिश अमेरिकी कूटनीति का एक मजबूत आधार बन सकता था। इसके अलावा रूस के साथ किसी युद्ध की स्थिति में उन्हें उस इलाके में सैन्य अड्डों की भी जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए वे पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहां चटगांव तक, पश्चिमी पाकिस्तान में कराची बंदरगाह और इनके हवाई अड्डों का उपयोग कर सकते थे। अतः ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने का इच्छुक था। जम्मू कश्मीर रियासत की सीमा भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन, तिब्बत, रूस और अफगानिस्तान से भी मिलती थी। इसलिए ब्रिटेन की इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। इसी कारण लॉर्ड माउंटबेटन खुद कश्मीर जाकर महाराजा हरि सिंह से मिले, उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए मनाने का प्रयास किया। हालांकि महाराजा के साथ 4 दिन बिताने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। महाराजा उन्हें शिकार कराते रहे, धूप में घुमाते रहे, उनकी खातिरदारी करते रहे, लेकिन महाराजा ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। लेकिन ब्रिटेन ने अभी भी हार नहीं मानी थी। ब्रिटेन ने महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक, जिनकी पत्नी एक ब्रिटिश थी, उनको अपनी तरफ मिला लिया ताकि वे कश्मीर के अन्य अंग्रेज अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर महाराजा पर पाकिस्तान में विलय के लिए दबाव बनाए। कश्मीर घाटी की बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान थी और शेख अब्दुल्ला उनके घोषित नेता थे। सिर्फ वो घाटी का 7% से वहीं के वो नेता थे। श्रीनगर के पास के गांव में बुनकरों के परिवार में शेख अब्दुल्ला जन्मा था। 1930 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बाद में शेख अब्दुल्ला ने 1932 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर
कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया था और सन 1937 में उसकी मुलाकात नेहरू जी से हुई और जल्दी ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मई 1946 में अब्दुल्ला ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें कश्मीर से बाहर निकालने की मांग के साथ कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ये वो समय था जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लेकिन कश्मीर में शेख अब्दुल्ला महाराजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रहा था। महाराजा ने कैद करके जेल में डाल दिया। सितंबर 1947 में वो जेल से रिहा हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रजा परिषद जैसे सभी राष्ट्रवादी संगठनों के लोग कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तत्कालीन संघ प्रमुख पूजनीय गुरुजी श्री गोलवलकर जी, जो कि बनारस के पूर्व प्रोफेसर थे, स्वयं 18 अक्टूबर को कश्मीर जाकर महाराजा से मिले और उन्हें कश्मीर का विलय भारत में करने के लिए तैयार किया। अगले दिन दिल्ली लौटकर पूजनीय गुरुजी गोलवलकर जी ने सरदार पटेल को इसकी सूचना भी दे दी। महाराजा कश्मीर रियासत का भारत में विलय करने के लिए तैयार थे, लेकिन नेहरू जी ने उनके सामने एक शर्त रख दी थी। ये सब रिकॉर्ड में, जम्मू कश्मीर अध्ययन के पास सारे रिकॉर्ड हैं। शेख अब्दुल्ला से अपनी दोस्ती के कारण नेहरू जी चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह पहले अपना पद छोड़ दें और कश्मीर शेख अब्दुल्ला के हवाले कर दें। उसके बाद कश्मीर का भारत में विलय होगा। स्पष्ट है कि नेहरू जी देश हित से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत दोस्ती को महत्व दे रहे थे। ये सब पत्रों में उनके लिखा हुआ है। महाराजा को उनकी शर्त मंजूर नहीं थी। उधर माउंटबेटन और जिन्ना की कोशिशें विफल होने के बाद पाकिस्तान ने अब नई चाल चली। उसने कश्मीर पर हमले की योजना बनाई और 22 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान ने कश्मीर रियासत पर आक्रमण कर दिया। इसकी खबर मिलते ही महाराजा ने 24 अक्टूबर को अपना दूत भेजकर भारत सरकार से मदद मांगी और नेहरू जी को कश्मीर के विलय का प्रस्ताव भी भेज दिया। 1947 की बात है ये। लेकिन नेहरू जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वे चाहते थे कि महाराजा पहले कश्मीर छोड़े और शेख अब्दुल्ला को शासन सौंप दे। आखिरकार मजबूर होकर महाराजा ने यह मांग भी मान ली। वे श्रीनगर छोड़कर जम्मू चले आए और शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का आपात प्रशासक बना दिया, नेहरू जी की इच्छा के अनुसार। उसके बाद नेहरू जी ने कश्मीर में भारतीय सेना थोड़ी सी हिल हवाले के बाद भेज दी। वहां पहुंचते ही हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तानी हमलावरों को एक एक करके खदेड़ना शुरू किया। जिन इलाकों पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था वे एक एक करके आजाद होने लगे। बारामूला से होते हुए उड़ी सेक्टर तक भारतीय सेना पहुंच गई। अब जब यह देखकर नेहरू और माउंटबेटन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर भारतीय सेना सारे पाकिस्तानियों को पूरे कश्मीर से निकाल देती तो पूरा कश्मीर भारत में उसी समय शामिल हो जाता और फिर ब्रिटेन की वो योजना जो मैंने आपको पहले बताई वो विफल हो जाती। किसी भी तरह भारतीय सेना को आगे बढ़ने से ये दोनों लोग रोकना चाहते थे। इसलिए अब उन्होंने नया पेतरा चलाया और नेहरू जी से कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने को कहा। महात्मा गांधी और सरदार पटेल दोनों ने ही इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना के साथ नेहरू जी की विशेष घनिष्ठता थी। लेडी माउंटबेटन के साथ उसी दिन डिनर और शयन के बाद ऐसा लोग बताते हैं कि नेहरू जी ने देश हित से ज्यादा अपने निजी संबंधों को महत्व दिया। गांधी जी और सरदार पटेल की सलाह को ठुकराकर 1 जनवरी 1948 को कश्मीर का मामला वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ले गए और भारतीय सेना को अपना विजय अभियान रोक देना पड़ा। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जहां थी वहीं रुक गई और तभी से कश्मीर का एक हिस्सा आज तक पाकिस्तान के कब्जे में है। इधर कश्मीर की सत्ता हाथ में आते ही शेख अब्दुल्ला ने खुद को कश्मीर का शासक घोषित कर दिया। उन्होंने भारत का समर्थन करने वालों को सभी सरकारी पदों से हटाकर वहां अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की नियुक्ति शुरू कर दी। इसके अलावा आम लोगों पर भी तरह तरह के अत्याचार जम्मू कश्मीर में होने लगे। सत्ता मिलते ही शेख अब्दुल्ला की महत्वाकांक्षा ही बढ़ गई और अब वे कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाने का सपना देखने लगे। उन्होंने धारा 370 के बहाने कश्मीर के लिए विशेष दर्जा प्राप्त कर लिया ताकि भारत की सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को भी कश्मीर के मामलों में दखल देने का पूरा अधिकार ना रहे। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर का एक अलग संविधान बना लिया, वहां का अपना एक अलग झंडा बना लिया जिसको राष्ट्रध्वज बोलने लगे। तो कश्मीर के शासक को भी वो प्रधानमंत्री कहने लगे।
भारत के लोगों को कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था। 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान वहां पर हो गए। इसके विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन करने की घोषणा की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार सर आशुतोष मुखर्जी, जो कि उनके पिता थे, स्वयं भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे, के परिवार में हुआ। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक परीक्षा पास की, 1921 में बीए की परीक्षा पास की, 1923 में ला की उपाधि प्राप्त की और फिर विदेश में रहकर 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर वो स्वदेश लौटे, लॉ प्रोफेसर बने, कुलपति बने। अपने पिता की तरह उन्होंने भी अल्पायु में ही विद्याधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की। सिर्फ 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि और ख्याति निरंतर आगे बढ़ती गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वाधीनता संग्राम के हिंदुवादी सेनानी थे। उस समय मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था, जैसा आजकल हम देख रहे हैं माहौल कैसा है। वहां सांप्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। सांप्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में मुखर्जी ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिंदुओं की उपेक्षा ना हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के छोटे बड़े सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने जंग की राह पकड़ ली और कलकत्ता में भयंकर बर्बरतापूर्वक दंगे करके अमानवीय मारकाट उन लोगों ने कर दी, डायरेक्ट एक्शन। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व सामूहिक रूप से आतंकित था, लेकिन मुखर्जी ने उस समय हिंदू एकता के लिए कार्य करते हुए वहां के हिंदुओं का, वहां के बहुसंख्यक समाज का मनोबल बनाए रखा। ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यंत्र को जहां उस समय के कांग्रेसी कुछ नेताओं ने अखंड भारत संबंधी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया था, वहीं डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब आज के भारत के लिए बचा लिया। आज अगर पंजाब और पश्चिम बंगाल भारत में है तो इसका श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद सर्वदलीय राष्ट्रीय सरकार में गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए। सर्वदलीय सरकार थी, उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 बड़े बड़े कारखाने इन्होंने देश में लगाए। बाद में संविधान सभा और प्रांतीय सदस्य के संसद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। किंतु उनके राष्ट्रवादी चिंतन के चलते अन्य कांग्रेसी नेताओं से मतभेद बराबर बने रहे। फलतः राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी बनाई, जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था, जिसे जनसंघ कहा जा सकता था, जिसे जनसंघ कहा जाता। अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ और दिसंबर 1952 में जनसंघ का पहला अधिवेशन हुआ और पहले अधिवेशन में प्रजा परिषद के अध्यक्ष पंडित प्रेमनाथ डोगरा को कानपुर में जम्मू कश्मीर की स्थिति प्रतिनिधियों के समक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया गया। अधिवेशन में प्रजा परिषद के आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने तथा इसे देशव्यापी बनाने का प्रस्ताव जनसंघ ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके लिए अन्य राष्ट्रवादी संगठनों से भी सहायता प्राप्त करने की बात उस अधिवेशन में कही गई। संसद के अंदर और बाहर डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर का मामला जोरदार ढंग से उठाया। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त करा के दूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को कह रहे थे, या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। साथ ही संबंध में उनका पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला से लंबा पत्र व्यवहार भी चला। 9 जनवरी 1953 को उन्होंने पंडित नेहरू को पहला पत्र लिखा, जिसमें प्रजा परिषद की न्यायोचित मांगों को मानने की उन्होंने अपील की। लेकिन इस अपील का कोई स्पष्ट असर नेहरू जी पर दिखाई नहीं पड़ा।
तब श्री दीनदयाल उपाध्याय जी को लिखे अपने पत्र में डॉक्टर मुखर्जी ने यह आशंका व्यक्त की, ये व्यक्त करते हुए लिखा कि आंदोलन अवश्य करना पड़ेगा। नेहरू अपनी गलत हट छोड़ेंगे ऐसी आशा दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और संवाद बनाए रखने का प्रयास नेहरू जी से किया। डॉक्टर मुखर्जी ने श्री नेहरू जी को लिखा, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे और शेख अब्दुल्ला से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करूं, ये सब लिखत में है, तो आप मुझे बताएं, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपकी इच्छा अनुसार वैसा करूंगा। इसके उत्तर में पंडित नेहरू ने व्यस्तता जताते हुए मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन उनसे जम्मू आंदोलन को खत्म करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की बात कही। पंडित नेहरू और डॉक्टर मुखर्जी के बीच 2 माह तक पत्र व्यवहार चलता रहा, किंतु कोई मार्ग नहीं निकला। फरवरी के अंतिम पत्र में डॉक्टर मुखर्जी ने पंडित नेहरू को सूचित करते हुए सारा पत्र व्यवहार देश हित में सार्वजनिक कर दिया। पढ़ो, सब पढ़ो, ताकि जनता को सही स्थिति की जानकारी मिल सके। सदन के भीतर भी उन्होंने पंडित नेहरू की घेराबंदी की और नेहरू से प्रजा परिषद के नेताओं से वार्ता का आग्रह किया, जिसके उत्तर में धृष्टतापूर्वक नेहरू जी ने कहा कि जो रिकॉर्ड में भी है कि यदि मैं शेख अब्दुल्ला के स्थान पर होता तो वहां प्रजा परिषद के लोगों पर, यानी जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद के लोगों पर इससे भी कड़ी कार्रवाई करता। 5 मार्च 1953 को दिल्ली स्टेशन के सामने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि अब हमारे सामने 2 रास्ते शेष बचे हैं। पहला, इस अन्याय के समक्ष सिर झुकाकर बैठ जाने का रास्ता है, जिसका अर्थ है शेख अब्दुल्ला की दुर्नीति का विस्फल प्रकट होने देना, देश को खंडित होने देना। और दूसरा रास्ता है इस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए शुद्ध देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वस्व त्याग करने की तैयारी करना। शांतिपूर्वक ढंग से पंडित नेहरू व अब्दुल्ला की राजघाती नीति का विरोध करते हुए ऐसा जनमत प्रकट करना कि आने वाले भयंकर संकट से देश को बचाने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सके। अत्यंत गंभीर एवं दृढ़ स्वर में डॉक्टर मुखर्जी ने घोषणा की, हमने दूसरा मार्ग स्वीकार किया है। मार्च अप्रैल में दिल्ली में सत्याग्रह का तांता लगा हुआ था। पूरे देश से सत्याग्रही आकर गिरफ्तारी दे रहे थे। सड़क पर नहीं, जेल में भी उनके साथ कांग्रेस की सरकार के इशारे पर दुर्व्यवहार हो रहा था। दमन नीति चरम पर थी। ऐसे में अंतिम प्रयास के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने 7 मई को जम्मू जाने की घोषणा की। यात्रा प्रारंभ करने से पहले डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, वक्तव्य दिया है रिकॉर्ड में। इसमें कहा गया कि मैं पंजाब के दौरे के लिए जा रहा हूं। यद्यपि जिन स्थानों पर धारा 144 लगी है वहां जनसभाओं में भाषण देना संभव नहीं हो सकेगा, किंतु फिर भी मैं वहां कार्यकर्ताओं और जनता के प्रमुख व्यक्तियों से मिलूंगा और वहां की स्थिति का अध्ययन करना चाहूंगा। ये डॉक्टर मुखर्जी लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि मुझे जम्मू से ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि वहां दिल को दहला देने वाला भीषण दमन चक्र जम्मू कश्मीर के प्रजा परिषद के लोगों पर जारी है। गत 3 माह में हमने कई बार प्रयत्न किया कि निष्पक्ष जांच के लिए लोग भेजे जाएं, किंतु उन्हें वहां जाने की अनुमति नेहरू सरकार नहीं दे रही है। श्री नेहरू बार बार दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर 100% भारत में मिला दिया गया है। फिर भी आश्चर्य की बात है कि बिना परमिट कोई उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो भारत की राष्ट्रीयता और एकता के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसे लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार को भारत के किसी भी हिस्से में, जिसमें श्री नेहरू के अनुसार जम्मू कश्मीर भी शामिल है, किसी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार है। उन्होंने कहा कि मेरा जम्मू जाने का उद्देश्य यही है कि मैं वहां की स्थिति का सच्चा हाल जान सकूं। मैं वहां प्रजा परिषद के बाहर के लोगों से भी मिलूंगा, जम्मू की जनता की इच्छाओं को समझने का प्रयत्न करूंगा और यदि संभव हो सका तो आंदोलन को शांतिपूर्ण और आदरयुक्त ढंग से बंद करवाने का भी प्रयास करूंगा। ये उन्होंने स्पष्ट कहा मुखर्जी साहब ने, और जो कि न केवल कश्मीर बल्कि संपूर्ण भारत के लिए न्यायपूर्ण व हित का होगा, ये उनकी भावना थी। यदि मुझे जम्मू जाने दिया गया तो मैं अपनी ओर से शेख अब्दुल्ला से व्यक्तिगत बातचीत करने का प्रयत्न करूंगा, ये भी उन्होंने लिखा। पत्रकारों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नेहरू को भी उन्होंने अपना कार्यक्रम सूचित करते हुए एक तार भेजा। उन्होंने लिखा नेहरू को कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जानबूझकर परमिट के प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है।
चूंकि आपकी सरकार ने योजनापूर्वक ढंग से कई लोगों को जो आपकी कश्मीर नीति से मत भिन्नता रखते हैं जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट देने से मना कर दिया है, तो नैतिक, वैधानिक और राजनीतिक, नैतिक, वैधानिक और राजनीतिक तीनों दृष्टियों से मेरा जम्मू जाना न्यायपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस भारतीय संसद का सदस्य हूं जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित है और संसद के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि देश के किसी भी भाग में किसी भी स्थिति का अध्ययन करने वह स्वयं जाए। शेख अब्दुल्ला को भेजे गए एक अन्य तार में उन्होंने लिखा था कि मैं ऐसी स्थिति का निर्माण करने के लिए उत्सुक हूं जिसके द्वारा परस्पर सद्भावना और शांतिपूर्वक समझौते पर पहुंचा जा सके। जम्मू की स्थिति का अध्ययन करने के बाद मैं आपसे मिलने की संभावना का भी स्वागत करता हूं, ये भी वो अपने पत्र में लिख रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने शेख अब्दुल्ला का तार मिला जिसमें उन्हें जम्मू ना जाने के लिए धमकाते हुए कहा गया। और यहां ये उल्लेख नहीं करना आवश्यक है कि जब दिल्ली में आंदोलन चरम पर था तो उस समय भी लोकसभा के 2 अन्य सदस्य थे। उसमें जनसंघ के कोषाध्यक्ष थे बैरिस्टर UM त्रिवेदी और हिंदू महासभा के महामंत्री विष्णु घनश्याम देशपांडे। वो कश्मीर जाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन 17 अप्रैल 1953 को जालंधर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषित करते हुए रिहा कर दिया। भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने यह सबक लिया कि डॉक्टर मुखर्जी को सर्वोच्च न्यायालय की सीमा में रोका गया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उस समय पंजाब तक ही काम करता था, तो उन्हें भी मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें नेहरू शेख की योजना पूरी नहीं होती। इसलिए उस समय धारा 370 के कारण तथा उस समय नेहरू शेख के समझौते के कारण जम्मू कश्मीर भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इसलिए उन्हें जम्मू कश्मीर की सीमा में षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार करने का काम किया गया। मैं षड्यंत्र पूर्वक इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर मुखर्जी की गिरफ्तारी से लेकर उनकी हत्या तक के संपूर्ण घटनाक्रम पर यदि नजर डालें, जब 23 जून 1953 को जेल में डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थिति में देहांत हो गया था, आज उनके इस बलिदान को जब 67 साल हो चुके हैं, 67 ईयर्स हो चुके हैं, तो तथ्यों से पता चल जाता है कि उनकी मौत या कथित हत्या नेहरू और शेख अब्दुल्ला का ही षड्यंत्र था। और ये मैं अभी आज आने वाले वीडियो के आगे पार्ट में सिद्ध करूंगा। जून 1953 का महीना था। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योगपति रह चुके और अब भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शेख अब्दुल्ला की श्रीनगर जेल में बंद थे। नेहरू के ही साथी रह चुके मौली चंद्र ने नेहरू को कहा भी कि मुखर्जी दिल के मरीज हैं, उन्हें पहाड़ की ऊंचाई पर कैद मत करें, उन्हें जम्मू के इलाके में कहीं नीचे रखा जा सकता है या मुखर्जी को जम्मू की जेल में भी रखा जा सकता है। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि श्रीनगर ठंडी जगह, टूरिंग करें, खुशी से रहेंगे, सुखी रहेंगे। और उसके बाद उस दौरान घूमने फिरने नेहरू जी भी श्रीनगर गए, लेकिन उन्होंने अपने पुराने साथी संसद सदस्य डॉक्टर मुखर्जी से मिलना उचित नहीं समझा। डॉक्टर मुखर्जी रेल से 11 मई को अमृतसर से पठानकोट पहुंचे थे। स्वयं उनके सहायक बनकर पूजनीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो साथ गए थे, उन्होंने लिखा है कि पठानकोट में ही गुरुदासपुर जिला के उपायुक्त एक बार फिर मुखर्जी को मिले। उपायुक्त ने बताया कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि मैं आपको बिना परमिट के जम्मू जाने दूं। मैं आपको सायं 4 बजे रावी नदी के माधोपुर पुल पर मिलूंगा। अब यह स्पष्ट हो गया कि मुखर्जी को जम्मू प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा अन्य तथ्य देखें, जैसे कि उसके बाद तुरंत एक जीप का बंदोबस्त किया जाने लगा जो जम्मू तक जा सके पंजाब से। लेकिन आखिर जीप के ड्राइवर के लिए तो परमिट जरूरी था, बिना परमिट के तो वहां जा नहीं सकते थे। मुखर्जी को तो उन्होंने कहते कि अनुमति देंगे, उसको तो अनुमति थी, तो वो उसके बिना जम्मू जाने के लिए कैसे तैयार होता। इस स्थिति में डॉक्टर मुखर्जी अपने साथियों समेत जम्मू की ओर रवाना हुए। उनके साथ दिल्ली जनसंघ के प्रधान वेद गुरुदत्त भी थे। पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमांत गांव माधवपुर पहुंचने पर गुरुदत्त ने स्वयं कई जगह अपने इस बारे में लिखा है संस्मरण में कि गुरुदासपुर के डिप्टी कमिश्नर, बटाला और गुरुदासपुर के रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, पठानकोट के रजिस्ट्रेंट मजिस्ट्रेट और पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य अफसर भारी संख्या में वहां मौजूद थे। हमने अपनी जीप गाड़ी वहां खड़ी कर ली और डिप्टी कमिश्नर से जीप के लिए परमिट मांगा। उन्होंने वचन दिया था कि हम लखनपुर पोस्ट तक जो पुल के उस पार है चलें और परमिट भेज देंगे।
हमारे जाने पर उन्होंने हमारी यात्रा की सफलता के लिए शुभकामना भी प्रकट की है। गुरुदत्त जी ने अपने बयान में भी कहा है और उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। लेकिन पुल की उस पार लखनपुर तक पहुंचने का अवसर ही नहीं आया। पुल के बीचों बीच कठुआ के पुलिस अधीक्षक और कश्मीर मिलिशिया के जवान खड़े थे। उनमें से एक ने हाथ देकर जीप को रोक लिया और पुलिस अधीक्षक ने राज्य के, जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्य सचिव का एक आदेश डॉक्टर मुखर्जी को थमा दिया, जिसमें उनका कश्मीर प्रवेश निषेध था। अब वो पंजाब जा नहीं सकते थे, कश्मीर में उनका प्रवेश निषेध था। डॉक्टर मुखर्जी विस्मृत थे, हतप्रभ थे, समझ नहीं पाए क्या शेख अब्दुल्ला की भारत सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होने की घोषणा है या फिर भारत सरकार और कश्मीर सरकार की कोई साजिश है। तो उन्होंने सोच समझकर ये आदेश मानने से मना कर दिया और आगे बढ़ने लगे। तब एक दूसरा पुलिस अधिकारी जम्मू दिशा की ओर से मोटरसाइकिल पर आया और उसने एक दूसरा आदेश मुखर्जी जी को थमा दिया। यह आदेश उन्हें गिरफ्तार करने का था। अब ये षड्यंत्र को समझिए आप, पंजाब से जम्मू कश्मीर में लाकर उनको गिरफ्तार करने षड्यंत्र था और सब कुछ एक नाटक की तरह हुआ जिसकी योजना पहले से बनाई गई थी। दूसरा आदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक का 10 मई 1953 का जारी किया हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि डॉक्टर मुखर्जी ने ऐसी गतिविधि की है, कर रहे हैं या करने वाले हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति के खिलाफ है। इस वजह से उनको रोकने के लिए एक कैप्टन ए अजीज कठुआ के पुलिस अधीक्षक को उन्होंने निर्देश दिया कि वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार करें और उन्हें अपनी हिरासत में श्रीनगर के केंद्रीय कारागार में पहुंचाएं। यह आदेश जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया गया था। डॉक्टर मुखर्जी को बंदी बना लिया गया। तब अपने निजी सचिव और उनके सहायक अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, उनको डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि अटल जी आप जाइए और पूरे देश को बताइए कि आखिरकार जम्मू कश्मीर राज्य में मैं दाखिल हो गया और मुझे गिरफ्तार कर दिया गया है। हालांकि एक बंदी के तौर पर और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे काम को देश के बाकी लोग आगे बढ़ाएंगे, देश की अखंडता का काम करेंगे। पुलिस डॉक्टर मुखर्जी और उनके अन्य साथियों को लेकर श्रीनगर की ओर चल पड़ी। अटल जी वहां से वापस हो गए और दूसरे दिन दोपहर 3 बजे वे श्रीनगर की जेल में थे। डॉक्टर मुखर्जी को श्रीनगर में निषाद बाग के समीप के एक भवन, जिसे उप जेल घोषित किया गया था, उसमें बंद रखा गया। उनके साथ के वेद गुरुदत्त और टेकचंद को भी उसी मकान में रखा गया था। श्यामा प्रसाद जी को डीप वाइन थ्रोमोसिस की शिकायत थी, जिसमें पैरों को लगातार गतिशील रखना आवश्यक होता है और अगर ऐसा ना किया जाए तो दिल की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शायद इसी कारण श्यामा प्रसाद जी ने पैदल चलने योग्य थोड़ा सा बड़े स्पेस के लिए आवेदन किया था, किंतु शेख अब्दुल्ला ने उसे अस्वीकार कर दिया। 24 मई 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भी विश्राम के लिए श्रीनगर पहुंचे थे घूमने के लिए, लेकिन वे डॉक्टर मुखर्जी से नहीं मिले। खैर, नेहरू तो अपनी इच्छा से डॉक्टर मुखर्जी को मिलने नहीं गए, लेकिन जो लोग मुखर्जी से मिलना चाहते थे उन्हें भी मिलने की आज्ञा नहीं दी जा रही थी। उनके पत्राचार को भी सेंसर किया गया था, जिसके कारण उनके पत्र घर तक बहुत विलंब से पहुंचते थे। उन्हें कहा गया था कि वे बंगाली में पत्र नहीं लिखें, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की पुलिस बांग्ला भाषा को पढ़ नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी। उनके लिए नियुक्त बैरिस्टर यूएम त्रिवेदी को भी एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक तंबू में उनसे बातचीत करना होती थी। यह सब शेख अब्दुल्ला के कड़े आदेश थे। इसका उल्लंघन करना यानी कि उस समय बड़ा वो था। डॉक्टर मुखर्जी गिरफ्तारी से संपूर्ण देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। धारा 144 लागू होने के बावजूद जम्मू के गांव गांव में प्रचंड जुलूस निकले, प्रदर्शन हुए। दिल्ली में बैरिस्टर निर्मल चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में आयोजित आम सभा के बाद आक्रोशित जनसमूह दिल्ली प्रदेश जनसंघ के उप प्रधान वीर प्रद्युम्न जोशी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नेहरू के निवास की ओर बढ़ चला। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर भारी बल प्रयोग किया, जिसमें 40 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए, 97 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। दूसरी ओर जम्मू में पुलिस अब लाठी के साथ बंदूक का भी प्रयोग कर रही थी। अखनूर में शेख अब्दुल्ला की पुलिस ने गोली चलाकर 4 हिंदुओं को मार डाला। दिल्ली से जम्मू के लिए सत्याग्रही जत्थे जाने लगे। मार्गों से अनजान आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सत्याग्रही जंगलों और पहाड़ों के रास्ते जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर वहां के आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाने लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ सहयोगियों के दबाव में
पंडित नेहरू, कैलाशनाथ काटजू और श्रीमती विजयलक्ष्मी साधो, ये लोग भी उस समय कश्मीर गए, किंतु संभवतः शेख ने उनकी बात मानने से मना कर दिया, लेकिन आंदोलन तो फैल चुका था। उनके कुछ संबंधी उन्हें मिलने के लिए श्रीनगर आ रहे थे। यह जानकर मुखर्जी काफी प्रसन्न हुए, लेकिन उसके बाद उन्हें इस विषय में कोई समाचार नहीं मिला कि वो कहां गए, क्या हुआ। डॉक्टर मुखर्जी की हत्या के बाद यह समाचार मिला कि वे लोग जो श्रीनगर आए थे और उन्होंने भेंट करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था, परंतु उन्हें मुलाकात की स्वीकृति नहीं मिली। डॉक्टर मुखर्जी का लड़का पटना से दिल्ली पहुंचा और उसने भारत सरकार से कश्मीर जाने के लिए परमिट मांगा, लेकिन नेहरू सरकार ने एक सप्ताह की आनाकानी के बाद उन्हें परमिट देने से इनकार कर दिया। और वे अधिकारी जो परमिट देने का अधिकार रखते थे वो बोले, यदि आप टूरिस्ट के रूप में जाना चाहते हैं तो 2 मिनट में परमिट बनाया जा सकता है, परंतु आप अपने पिताजी से यदि मिलना चाहते हैं तो इस कारण आपको परमिट जारी नहीं कर सकता। ये उन्होंने अपनी जीवनी में और अपनी कथाओं में, अपनी सारे रिकॉर्ड में उसमें लिखा हुआ है, जो मैंने वहां से पढ़कर आपको बता रहा हूं। डॉक्टर साहब के सुपुत्र को निराश होकर पटना लौटना पड़ा। उनके मित्र श्री हुकम सिंह ने व्यक्तिगत मित्र के नाते मिलने की अनुमति मांगी, परंतु वो भी जम्मू कश्मीर सरकार ने नहीं दी, भारत सरकार ने नहीं दी। लेकिन जब उन्होंने कश्मीर सरकार की कुछ इच्छाओं को डॉक्टर मुखर्जी तक पहुंचाने का जिम्मा लिया कि मैं कुछ बातें करूंगा आपके लोगों के हित में, तो उनको भेंट करने की स्वीकृति मिल गई। इसी प्रकार डॉक्टर मुखर्जी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के लिए एक वकील उमाशंकर त्रिवेदी, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उनको भी मिलने की स्वीकृति नहीं दी गई। आज जो लोग अभी जम्मू कश्मीर बंद थे उनके लिए हाई तो मचाने वाले लोगों को देखना चाहिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पृथक से मिलने की आज्ञा नहीं दी। 19 जून को पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भी उसी मकान में ले जाया गया जहां मुखर्जी कैद थे, लेकिन जगह इतनी छोटी थी कि उनके लिए परिसर में ही छोटा सा तंबू लगाया, एक झोपड़ी टाइप बनाई। 19 जून 1953 की रात्रि को ही डॉक्टर मुखर्जी ने पीठ और छाती में दर्द की शिकायत की। अगले दिन श्रीनगर के डॉक्टर अली मोहम्मद जेल में आए और उन्होंने रोग की पहचान ड्राई लेटरल कॉलिक यानी शुष्क पार्श्वूल के रूप में की। डॉक्टर अली ने उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका लगाया। डॉक्टर मुखर्जी ने यद्यपि डॉक्टर अली को बताया कि उनके निजी डॉक्टर ने स्ट्रेप्टोमाइसिन लेने की मना की है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार के डॉक्टर अली ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि कुछ दर्द निवारक गोलियां दे दी हैं, ठीक हो जाओगे। अगले दिन बुखार और दर्द दोनों बढ़ने लगे। 22 जून 1953 तक आते आते डॉक्टर मुखर्जी की हालत और भी गंभीर हो गई। तड़के 3 बजे डॉक्टर मुखर्जी के लिए दर्द असह्य हो गया, तो उन्होंने अपने मित्र वेद गुरुदत्त को जगाया। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जेल अधीक्षक ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर अली मोहम्मद सुबह 7-8 बजे के करीब यानी 5 घंटे लेट वहां पहुंचे और उन्होंने मुखर्जी को किसी नर्सिंग होम में ले जाने की सलाह दी, परंतु जेल अधीक्षक अपने बूते पर ऐसा नहीं कर सकते थे। शेख अब्दुल्ला के उन्हें बहुत कड़े निर्देश थे। इसके लिए जिला अधिकारी यानी कलेक्टर की अनुमति लेना जरूरी था। वे इसकी आवश्यक खानापूर्ति में जुट गए। समय हाथ से निकला जा रहा था। डॉक्टर मुखर्जी की हालत खराब होती जा रही थी। लगभग 10 बज गए सुबह के, तभी उमा शंकर त्रिवेदी आ पहुंचे। त्रिवेदी ने डॉक्टर मुखर्जी, जो वकील थे एडवोकेट वहां के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी और उस पर आज ही सुनवाई होने वाली थी 22 जुलाई को। सुबह 11-12 बजे के बीच जेल अधीक्षक टैक्सी लेकर आए। डॉक्टर मुखर्जी को श्रीनगर के सरकारी एक छोटे से ऐसे ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यानी रात्रि से लेकर 10-12 घंटे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक सांसद, देश के हित में काम करने वाला एक देशनिष्ठ व्यक्ति को चिकित्सा सहायता पहुंचने में ये घंटे लगे थे। ये हालत थी। शाम को 7:30 बजे उमाशंकर त्रिवेदी फिर उन्हें मिलने के लिए पहुंचे। उस दिन राज्य के हाई कोर्ट में मुखर्जी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश जिनका नाम जियालाल कलाम था, उसने निर्णय अगले दिन के लिए सुरक्षित रख दिया था। नहीं 23 जुलाई को निर्णय दूंगा, यह उसने कह दिया था। त्रिवेदी को भरोसा था कि अगले दिन जब फैसला आएगा तो निश्चित ही मुखर्जी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी को मुक्ति के लिए इस निर्णय की जरूरत नहीं पड़ी। 23 जून को तड़के 3:45 बजे त्रिवेदी के पास पुलिस अधीक्षक पहुंचे और डॉक्टर मुखर्जी की तबीयत खराब है यह बताकर उन्हें अपने साथ अस्पताल ले गए। इसी प्रकार जेल से पंडित प्रेमनाथ डोगरा, वेद गुरुदत्त और टेकचंद जो उनके साथ बंद थे, उनको भी अस्पताल बुलवा लिया गया। सब लोग अस्पताल पहुंच गए
तो उन्हें बता दिया गया कि 3:40 पर डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के समय डॉक्टर मुखर्जी 52 वर्ष के थे। 2 सप्ताह बाद 6 जुलाई को उनका जन्मदिन आने वाला था। अभी 6 जुलाई को उनका जन्मदिवस पड़ने वाला है। जिस समय डॉक्टर मुखर्जी अंतिम सांस ले रहे थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक में सज संवर कर, फूल लगाकर लजीज पकवान और महंगी ड्रिंक ले रहे थे। वही नेहरू थे जो जब 1946 में महाराजा हरि सिंह की जेल में बंद अपने मित्र शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। उस समय भी रियासत में परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनको महाराजा की पुलिस ने कोहला पुल पर रोक लिया था। परंतु महाराजा ने कोहला अतिथि गृह में गेस्ट हाउस में उनको सम्मान पूर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी। 3 दिन बाद नेहरू जी बढ़िया प्रेम से वापस गए। उसके ठीक 6 साल बाद डॉक्टर श्यामा मुखर्जी को उसी नेहरू के उसी मित्र शेख अब्दुल्ला ने यह कहकर गिरफ्तार कर लिया कि आपको रियासत में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब जम्मू कश्मीर रियासत नहीं थी, बल्कि भारत संघ का एक अभिन्न अंग थी। ये ना नेहरू जी को लगता था, ना शेख अब्दुल्ला को लगता था। लेकिन शेख ने डॉक्टर मुखर्जी को सम्मान पूर्वक रिहा नहीं किया। पूरे 43 दिन बाद उनकी लाश कोलकाता उनके घर पहुंचा दी। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल श्री तथागत राय की पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में उन्होंने लिखा है, ये खुलासा कर रहा हूं कि 24 अप्रैल 2010 को मैं पुणे में उनकी पुत्री सविता बंदोपाध्याय से उसके क्रॉसपोंडेंस पार्क में मिला। उनकी आयु 84 वर्ष की थी, किंतु वे पूर्णतः स्वस्थ थी। राज्यपाल जी लिख रहे हैं, साफ रंगत की सविता अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। साथ के दूसरे फ्लैट में उनकी नौकरानी रहती थी। उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद जी के निधन के बाद उनके पुत्र अपुरुषोष ने कश्मीर जाने हेतु परमिट के लिए आवेदन किया, किंतु वह अस्वीकृत कर दिया गया। जो मैंने आपको पहले बताया, उसकी पुष्टि ये राज्यपाल महोदय कर रहे हैं, क्योंकि आवेदन में पिता का नाम भी लिखा हुआ था। बाद में संबिता और उनके पति निशित बंदोपाध्याय ने परमिट लेकर कश्मीर की यात्रा की और श्रीनगर पहुंचे। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक दोस्त जतीन्द्र नाथ मजूमदार भी लंदन से वहां घूमने आए हुए थे जम्मू कश्मीर में। एक हाउस बोट पर बंदोपाध्याय परिवार से सविता और उनके पति की भेंट हुई। जिस समय उनके बीच श्यामा प्रसाद जी को लेकर बात हो रही थी, एक कश्मीरी लड़की उन्हें चाय दे रही थी। ये सब राज्यपाल महोदय लिख रहे हैं त्रिपुरा के, उनकी पुस्तक जिसका मैंने बताया है। वे यह मानकर कि उसे बंगला नहीं समझती होगी, खुले तौर पर बात कर रहे थे। जतीन्द्र नाथ के जाने के बाद अचानक उस महिला ने, वो जो लड़की जो बेयर थी, उनसे पूछा कि क्या वे श्यामा प्रसाद जी के बारे में बात कर रहे थे। वे तुरंत सतर्क हो गए। उस लड़की ने कहा कि श्यामा प्रसाद जी जहां रहे वो उस स्थान को जानती है और यदि वे चाहें तो उन्हें वहां वो ले जा सकती है। राज्यपाल महोदय त्रिपुरा की अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि मुखर्जी साहब की पुत्री सविता उस रात को ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह होते ही वो बेयर के साथ तिलारह पर स्थित उस झोपड़ी में गई और अनुभव किया कि इस पहाड़ी पर उनके पिता को कितने बुरे दिन बिताने पड़े होंगे। सविता ने लड़की से उस डॉक्टर के बारे में पूछा जिसने उनके पिता मुखर्जी का इलाज किया था। तो उस लड़की ने कहा कि वो ऐसा करने में तो समर्थ नहीं है, किंतु अगर सविता चाहे तो वो उस समय की नर्स से उसको अवश्य मिलवा सकती है। उसके बाद वे उस नर्स के घर पहुंचे। ये त्रिपुरा के राज्यपाल लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में कि नर्स का नाम राज दुलारी टिक्कू था और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। जब सविता ने अपना परिचय दिया तो नर्स बहुत ही डर गई और कहा कि अब तुम जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। सविता ने राज दुलारी टिक्कू के पैर पकड़ लिए, उस नर्स के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने राज दुलारी का दिल भी पिघला दिया और वो भी दुखी हो गई। ये सब त्रिपुरा के राज्यपाल लिख रहे हैं। राज दुलारी ने कहा कि डॉक्टर अली मोहम्मद ने उसे एक काम दिया था कि अगर श्यामा प्रसाद जाग जाएं इंजेक्शन दे दे और इसके बारे में किसी को न बताए, और राज दुलारी ने ऐसा किया। जागने पर वो इंजेक्शन उन्हें दे दिया। इंजेक्शन लगते ही श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे। वो नर्स कह रही कि मैं घबरा गई और मैंने तुरंत डॉक्टर अली मोहम्मद को सूचित किया, किंतु डॉक्टर ने कहा कि कोई खास बात नहीं है, सब ठीक है। किंतु हकीकत में कुछ भी ठीक नहीं था, सब समाप्त हो चुका था। हृदय कंठ से भयभीत राज दुलारी ने सब बयान सब उनकी पुत्री को सब बताया। राज दुलारी ने आगे कहा कि मुझसे जो पाप हुआ है वो मैं आपको बता नहीं सकती। आज के बाद आप कभी मुझसे मिल भी नहीं पाएंगी।
मैं और मेरी माँ इस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चली जाएंगी, क्योंकि यह वो राज्य है जहां अगर किसी को यह भनक भी लग गई कि मैंने आपको कुछ बताया तो इस कश्मीर राज्य में मुझे मार दिया जाएगा। ये सारे तथ्य पूर्व राज्यपाल जो त्रिपुरा के थे राय साहब, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। वो स्वयं बंगाल के हैं। उनकी मृत्यु की खबर के बाद देश के कई प्रमुख डॉक्टरों ने मुखर्जी के इलाज को लेकर गंभीर संदेह भी व्यक्त किए। और इसी बुक में पूर्व राज्यपाल तथागत राय, जो त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल थे, लिखते हैं कि चिकित्सा विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर एनबी खारी ने कहा कि जब भी डॉक्टरों को यह संदेह होता है कि मरीज को हृदय से संबंधित समस्याएं हैं, तब यह ध्यान रखा जाता है कि वो घायल ना हो। इसके अलावा जब उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था तो उन्हें अमीनोफिलिन के बिना इंटरवीनस डिकंट्रोल ड्रिप दी जानी चाहिए थी। कोलकाता के दो प्रमुख डॉक्टर नलिनी रंजन सेनगुप्ता एमडी और अमल कुमार राय चौधरी ने कहा कि जो गलत इलाज हुआ उसकी जांच करना आवश्यक था। डॉक्टर अंबालाल शर्मा की अगुवाई में गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर टीएन बनर्जी और डॉक्टर अजमल सम्मिलित थे, उनका भी यही निष्कर्ष था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गलत इलाज हुआ था। हमें इस सभी मेडिकल साइंस संबंधित बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या उनकी चिकित्सा को लेकर उठे कई सवाल संदेहास्पद नहीं है? उसके साथ ही पूर्व वर्णित वह प्रसंग जिसमें स्वयं पठानकोट जिले का डिप्टी कमिश्नर भी चौंक गया था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे न केवल सांसद थे बल्कि विपक्ष के प्रतिभाशाली सितारा नेताओं में से थे, स्टार लीडर में से थे। क्या इसे देखते हुए उनकी संदेहास्पद मृत्यु की कम से कम एक न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए थी? और यही मांग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोग माया देवी जी ने नेहरू से की थी, किंतु घमंडी नेहरू जी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि मैंने जो जानकारियां प्राप्त की हैं उसके अनुसार डॉक्टर मुखर्जी का इलाज ठीक से किया गया था और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, अतः जांच की कोई जरूरत नहीं है। सब लिखित में उन्होंने नेहरू जी ने लिख के दिया है। यहां ध्यान दीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र की गुमशुदगी को लेकर 5 जांच आयोग गठित किए गए। भारत में शाहनवाज, खोसला और मुखर्जी आयोग के अलावा कांग्रेस की के अलावा फिगेस की ब्रिटिश रिपोर्ट और एक जापानी जांच भी उस संबंध में हुई थी। गांधी जी की मौत पर कपूर आयोग बनाया गया, जबकि उनकी हत्या कई लोगों के सामने हुई थी, उसके बाद भी आयोग बनाया गया था। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी, यह आदमी उत्पीड़कों के उत्पीड़न के कारण अपने प्रियजनों से सदा के लिए दूर चला गया, उनकी हत्या की कोई जांच नहीं हुई। इस प्रकार इन तथ्यों से स्पष्ट था कि शेख अब्दुल्ला के इशारे पर ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई थी और उस समय की व्यवस्था के अनुसार शेख अब्दुल्ला सरकार को सारे निर्णयों की जानकारी सदर रियासत को देना जरूरी थी, जो कि उस समय करण सिंह थे, हरि सिंह के पुत्र। लेकिन बहुत वर्षों बाद महाराजा हरि सिंह के पुत्र और उस समय सदर रियासत करण सिंह ने लिखा है कि सरकार ने ना तो मुझे डॉक्टर मुखर्जी की बीमारी की कोई सूचना दी थी और ना ही उन्हें अस्पताल भेजने की कोई जानकारी दी थी। यहां तक कि मुझे उनकी मृत्यु का समाचार भी अनधिकृत सूत्रों द्वारा प्राप्त हुआ, और वह भी काफी देर से। तब तक उनका शव भी हवाई जहाज द्वारा श्रीनगर से बाहर भेजा जा चुका था। पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के समाचार के बाद धरने, प्रदर्शन, सभी शोक सभाएं पूरे देश में होने लगी। पूरे देश में भयंकर आक्रोश हो गया। नेहरू और उनके मित्र मंडल के हाथ पैर फूल गए, वे बैकफुट पर आ गए। ताबड़तोड़ प्रजा परिषद की सभी मांगे मानने की तैयारी हो गई। 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान सब खत्म हुए। प्रजा परिषद की ओर से जम्मू के परेड ग्राउंड में डॉक्टर मुखर्जी के देहावसान पर एक सार्वजनिक शोक सभा का भी आयोजन 24 जून 1953 को किया गया था। सभा स्थल खचाखच भरा हुआ था, तिल धरने की भी वहां पर जगह नहीं थी। प्रजा परिषद के संगठन मंत्री भगवत स्वरूप ने शोक स्वरूप 13 दिन के लिए आंदोलन स्थगित करने की सूचना दी। प्रेमनाथ डोगरा जी ने स्पष्ट कर दिया कि 13 दिन तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु पर शोक मनाने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारत में मिलाने के लिए पुनः अधिक शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस महान यज्ञ में कूदने के लिए तैयार रहना चाहिए। उस समय पंडित प्रेमनाथ डोगरा की बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो कि
शेख अब्दुल्ला के बाद वहां पर बने थे, और राज्य के उप गृह मंत्री दुर्गा प्रसाद से भी भेंट हुई। मौलीचंद शर्मा और दुर्गादास वर्मा से भी इन लोगों ने भेंट की। स्वयं पंडित नेहरू भी फिर भागे भागे प्रजा परिषद के नेताओं से मिले, उनकी बातों को सुना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 जुलाई को सभी पक्षों से आंदोलन बंद करने की अपील की। उस अपील को ध्यान में रखते हुए प्रजा परिषद ने 7 जुलाई 1953 को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, और प्रजा परिषद द्वारा आंदोलन समाप्त कर देने पर विभिन्न राजनीतिक दलों की बनी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी अपना देश भर में प्रजा परिषद के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन 7 जुलाई को समाप्त कर दिया। उसको समाप्त करने की उन्होंने घोषणा कर दी। प्रजा परिषद आंदोलन के सहानुभूति तथा नैतिक समर्थन में 3 संस्थाओं ने मिलकर भारत में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा धर्म के आधार पर आधारित पृथकतावादी शक्तियों का विरोध करने के लिए एक चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी देशभक्तों का आंदोलन था। मुखर्जी साहब के नेतृत्व में प्रजा परिषद की मौलिक मांगें उचित तथा न्याय संगत थी। यह कहना पूर्णतः गलत है। कुछ कांग्रेसी नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के भारत में अधिमिलन तथा वहां भारतीय संविधान को पूर्ण से लागू किए जाने की मांग सांप्रदायिक अथवा प्रतिक्रियावादी थी। ऐसा नहीं था। जम्मू की जनता के साथ सहानुभूति दिखाते हुए भारत की जनता ने हमारे आह्वान के प्रत्युत्तर में जो शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, उसके लिए समिति यानी जो ये प्रजा परिषद और 3 संगठनों की जो समिति थी उन सबका धन्यवाद करती है। ऐसा उस समय प्रस्ताव पारित हुआ। समिति ने यह भी कहा कि यथासंभव जनता को आने वाले खतरों से आगाह कर दिया है, और केवल सत्तारूढ़ दल को छोड़कर सभी दलों ने इसे स्वीकार भी किया है। हमारी मांगे सांप्रदायिक न होकर राजनीतिक और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हैं। सारी स्थिति का अध्ययन करने के बाद समिति इस निश्चय पर पहुंची है कि हमारा यह लक्ष्य कि सरकार पर इस समस्या को आशाप्रद उपाय से सुलझाने के लिए दबाव डालें अब पूरा हो गया है, और उपरोक्त परिस्थितियों में तथा प्रधानमंत्री की अपील के कारण समिति ये निश्चित करती है कि इस समय सत्याग्रह आंदोलन बंद कर दिया जाए, परंतु जम्मू के लोगों की मांगों को लेकर वैधानिक संघर्ष किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होगा। डॉक्टर मुखर्जी ने जो कहा था वह सभी पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। शेख अब्दुल्ला उसके बाद बर्खास्त हुए। डॉक्टर नेहरू जी ने खुद उसे बर्खास्त कर गिरफ्तार किया, और पंडित नेहरू ने अपनी भूल को फिर स्वीकार भी किया। अपने 20 साल के जिगरी दोस्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कुकृत्यों पर उन्होंने खेद भी प्रकट किया, माफी मांगी संसद में, प्रजा परिषद के नेताओं से बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव स्वीकृत कर राज्य के अधिमिलन का अनुमोदन किया। एक विधान एक प्रधान एक निशान लागू हुआ 14 मई 1954 को। फिर से गड़बड़ी एक हो गई। नेहरू जी ने फिर से ये 1954 का एक ऑर्डिनेंस निकाल कर ये 35 वगैरह और सब लागू किए। उस समय की परिस्थितियों में उतना भी बहुत बड़ी बात थी कि इतना भी लाभ देश के लोगों को मिल रहा है। 6 सितंबर को सामान्य परिषद का सम्मेलन बुलाया गया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन के इन 8 महीनों में राज्य सरकार ने भारत सरकार की सहायता से हम पर दमन व अत्याचार का हर तरीका इस्तेमाल कर लिया, परंतु इन प्रबल उत्तेजनाओं में जम्मू के लोगों का साहस, धैर्य, संयम और सबसे बढ़कर अपने मनोरथ के सही होने का आत्मविश्वास दोनों सरकारों की ताकत से भी कहीं ज्यादा ताकतवर सिद्ध हुआ। जिस तरह भी 370 और 35 से हटने के बाद का जो माहौल था उस समय फिर से बना था। जम्मू कश्मीर सरकार की गोलियां, लाठियां, गैस के गोले, योजनाबद्ध तरीके से लूटपाट, पाशविक तरीके से वहां की माता बहनों का अपमान करना, अनेक प्रकार से लोगों को अपमानित करना भी जम्मू के लोगों के उत्साह को भंग नहीं कर सका, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नेतृत्व था। भारत के साथ पूर्ण एकीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर मुखर्जी ने पूरे देश के सामने रखा था। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को नमन करते समय 7 दशक के संघर्ष का यह सकारात्मक परिणाम आया है कि वहां पर 370 और 35 से खत्म होकर जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना है। हम वर्षों से ये नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इस नारे का प्रथम भाग तो पूरा हो गया, कश्मीर पूरी तरह भारत का हो गया, लेकिन इस नारे का दूसरा भाग जिसमें हम कहते थे कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, अभी अधूरा है। जब तक POJK यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारे पास नहीं आ जाता,
तब तक हमें इस देश की एकात्मता, अखंडता का यह अभियान चलाते रहना होगा। एक प्रधान, एक विधान और एक निशान पूरा होने के बाद वो कश्मीर हमारा है, लेकिन जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इस नारे को पूरा करने के उद्देश्य से डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान, ये बलिदान दिवस पर ये हमारा संकल्प मंजिल नहीं मात्र पड़ाव है। इतना भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी धारा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद शेख अब्दुल्ला के जो वंशज जिस समय आज़ादी के पहले जिस स्टैंड पर थे, आज भी वो उसी स्टैंड पर हैं। नेहरू जी के जो वंशज 370 और 35 से लागू होने के पहले और बाद में जिस स्टैंड पर थे, आज भी वो वहाँ पर उसी स्टैंड पर हैं। इसलिए भारत की जनता को भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टैंड को अपनाना होगा। देश की एकता और अखंडता के लिए, देश को तोड़ने वाली शक्तियों को, वोटों की राजनीति करने वाली शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए निश्चित रूप से आज का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह बलिदान दिवस हमें युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। उनकी गौरव गाथा का काम हम सब करते रहें। मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और इसको सभी दूर जो है इसको आप लोगों की जागरूकता के लिए फैलाएं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे इस वीडियो को जिन लोगों ने शेयर किया है, जो लोग पूरे समय तक मेरे साथ बने रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र मध्य क्षेत्र, जिनके द्वारा मुझे आज इस बलिदान दिवस पर विषय रखने का अनुरोध किया गया, अवसर दिया गया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।